गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर एंड लास्ट लेक्चर ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऐसा था बच्चों कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें 2 लेक्चर्स आए थे, है ना, और दोनों ही लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट देखा था और साथ ही साथ क्वेश्चंस किए थे। आपको बोला गया था कि आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को कर लो, आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप हमें भेज दीजिए। उसके बाद बीच में आपको एक वीडियो मिला जिसमें आपका सरप्राइज़ टेस्ट हुआ। बात ऐसी थी कि मैंने आपको बताया था कि भाई टेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है, तो अब एक सिस्टमैटिक टेस्ट का पैटर्न पता चल गया और आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा वो टेस्ट देके, बिकॉज तुरंत आपको आपकी रिज़ल्ट मिल गई होगी। जैसे आपने सबमिट किया होगा, रिस्पांस को व्यू किया होगा, आपको रिज़ल्ट मिल गई होगी। अब बस आपकी ईमानदारी है, आप जितने ईमानदार होकर उस टेस्ट को दोगे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हमें भी समझ आ पाएगा कि कौन बच्चे कैसा टेस्ट दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी रिजल्ट आई, उसमें रिस्पांस मेरे पास है, कुछ बच्चे टॉप किए, उनका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अभी आज का जो क्लास है वो डाउट क्लास है। मैंने कल शाम को एक पोस्ट किया था अपने व्हाट्सएप पे कि भाई साहब जितने बच्चे हैं जिनको भी डाउट चाहिए वो अपने 8 बजे तक डाउट भेज दें। एंड देन 8 बजे तक मेरे पास डाउट आया, बट उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, ठीक, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो कि मुझे ज़्यादा वीडियो शूट करने हैं। 2 वीडियो क्लास 10th में, 1 वीडियो 11th में और 1 वीडियो आपका 12th में। 4 वीडियो शूट करने हो रहे हैं और बहुत सिस्टमैटिक और लंबा वीडियो शूट करना हो रहा है। तो दैट्स वाई थोड़ी सी चीज़ें काफ़ी शेड्यूल्ड हैं, तो लेट हो गया था, इसीलिए कल नहीं कर पाया, बट आज वो वीडियो तुम्हारी आ गई है, आप देख रहे हो। अब क्या है, कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको सिंपल देना चाहता हूँ, है ना। वीक के हर सैटरडे, वीक का जो हर शनिवार है उस दिन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का क्या सिलेबस होगा मैं वीक के पहले ही दिन, जैसे आज मंडे है, मैं उसी दिन आपको बता दूंगा। तो आपका जो इस सैटरडे को टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट है आपके सिंपल से टॉपिक डिफरेंशिएशन का। सरप्राइज टेस्ट तो मैंने ले लिया। अब ये सरप्राइज टेस्ट में मात्र 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करिए और डिफरेंशिएशन HOD, डिफरेंशिएशन HOD यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये दोनों टॉपिक को मिला के एक बढ़िया सा टेस्ट लिया जाए जिसमें लगभग 30-35 क्वेश्चंस हों और काफ़ी आपको समय लगे उस टेस्ट को बनाने में, क्योंकि 10 क्वेश्चन में कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं आती हैं, आपने प्रिपेयर नहीं किया था, आप सरप्राइज थे। तो इस शनिवार को डिफरेंशिएशन का ही टेस्ट है और वो भी कितने क्वेश्चंस के साथ टेस्ट है, तो लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जैसा 10 था वैसा ही 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको बनाना है एंड देन उसमें रिस्पॉन्स करना है। ईमानदारी रखोगे तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बिना देर किए आप लाइक करिए, शेयर करिए और करिए सब्सक्राइब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का डाउट लेक्चर, ठीक है। तो देखो डाउट कुछ इस तरह से स्टार्ट होंगे। मेरे पास बहुत डाउट आए हैं, मैं अगर गिन के बताऊं ना तुम्हें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो सिर्फ एक्सरसाइज में डाउट हैं और लगभग 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम्पल में, और 30 क्वेश्चन डाउट हैं। बताओ 30 क्वेश्चन डाउट हैं, तो भाई साहब 30 क्वेश्चन अगर आपके पास डाउट रहेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। आ रही है ना बात समझ में। तो इतने क्वेश्चंस डाउट नहीं होने चाहिए, बट फिर भी चलो अब आ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देखेंगे। तो मे बी आज आपका लास्ट लेक्चर हो जाए। अगर वैसे क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इजी हैं तो मैं समझा के छोड़ दूंगा। या देखो मेरे पास मात्र 5 से 6 बच्चों ने ही डाउट भेजा है, जिसमें से भी 1 लड़का है, बाकी सब लड़कियाँ हैं। तो भाई बेसिक बात है, जब आप डाउट भेज ही नहीं रहे उसका मतलब आपको डाउट नहीं है। तो सबके लिए डाउट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं उन्हीं लोग को डाउट बना के भेज दूंगा, फालतू का एक दिन क्यों बर्बाद करूं तुम लोगों का। भाई तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम लोग बना चुके हो, तो तुम लोग को डाउट है नहीं, तो तुम लोग को भेजने का मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे डाउट में जो कि हम समझाएंगे तभी जाके क्लियर हो पाएगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो डाउट के बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जिनको मैक्सिमम बच्चे नहीं बना रहे हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं, और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे डाउट में, सिंस 30 क्वेश्चन ऑब्वियस है नहीं हो पाएगा, तो जो क्वेश्चंस आपके डाउट में बच जाएंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे कि आपको वापस बना के व्हाट्सअप जैसे आपने भेजा था, हम आपको सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा तब फिर देखा जाएगा, कुछ और उसका ऑल्टरनेट निकाला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो दूसरी बात हो गई। एक और तीसरी बात हम तुमको कहना चाह रहे हैं कि एक रूटीन बेसिकली हमें बनाना है
है ना, क्योंकि देखो 11th क्लास का रूटीन काफ़ी बढ़िया फिक्स्ड हो गया है, 10th क्लास का भी रूटीन काफ़ी बढ़िया फिक्स्ड हो गया है कि उनका 2 लेक्चर आएगा, उनकी भी सिलेबस काफ़ी बढ़िया चल रही है, 11th की भी एकदम सुबह सुबह मिल जा रही है। आपका भी रूटीन मैं फिक्स कर रहा हूँ कि आपका जो लेक्चर है बाबू एग्जैक्टली सुबह 8 बजे तक डेली आ जाएगा। सुबह में 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे, कोई उसमें देर नहीं होने वाला, है ना। अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि सर कितने बजे आएगा, कब आएगा, अभी तक आया कि नहीं आया, देखें कि नहीं देखें। एग्जैक्टली रोज़ 8 बजे आपका सीधा सीधा लेक्चर आपके पास उपलब्ध होगा, जो कि 1 घंटे से कम का नहीं होगा। तो अब अपनी पढ़ाई को एक काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूटी दे दो, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया, आप 8 बजे आपका लेक्चर मिल जाएगा। याद करो जैसे डिटर्मिनेंट में पहले आ रहा था, सेम उसी तरह 1-1 घंटे, सवा घंटे के 8 बजे आपको लेक्चर अपलोडेड मिल जाएंगे। ना उसमें देर होगा, ना उसमें पहले आएगा, एग्जैक्ट 8 बजे। जैसे 11th का आ रहा है सेम वैसे ही आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बहुत बातें हो गई, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना डाउट करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना, आप प्रेजेंट सर लिख दीजिए। आइए हम डाउट बच्चों थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन है, बच्चों ने पूछा है 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट पूछा है। बच्चों देखो ऐसा है कि 38 नंबर क्वेश्चन में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है कह सकते हो, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सिंस आपने नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई ये 38 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जैसे ही आप रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लोगे, आपसे 38 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, आप इसको स्टैंड बाय में रखें, जैसे ही पढ़ लोगे खुद से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा है, काफी बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस cos x माइनस a, ये हमारा फंक्शन है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। r मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a कुछ भी हो, ये पूरे रियल नंबर में इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो इफ अगर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, है ना, देन वैसे सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे सारे x के लिए 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, जो x कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। अब आप बताओ, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, f डैश x करोगे तो x की डिफ्रेंशिएशन 1 आएगी, cos x का आपको पता है कि माइनस साइन x आएगा, और a तो हो जाएगा 0, है ना। अब आप जानते हैं कि जो साइन x की वैल्यू होती है, साइन x की वैल्यू वो भाई साहब -1 से 1 के बीच होती है ना। और यहाँ पे सिंस माइनस साइन एक्स है तो माइनस लगाओगे तो ये 1 से पलटेगा, यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। यही बात आएगी ना, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब इस टाइप की सिचुएशन आपकी आ जाएगी। अब 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 1 - 1 यहाँ 0 हो जाएगा। देखो 1 में सब सब्सट्रैक्ट करो सारी चीज़ें, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये तुम्हारा जो नंबर है वो 0 से छोटा लेकिन 2 से बड़ा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी अरेंज हो सकता है क्या 0 से छोटा हो जाए और 2 से बड़ा हो जाए? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकता, आपको कहीं नहीं मिल सकता। बिकॉज तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसे तुम सोचने की कोशिश करो, एकदम ऐसे सोचने की कोशिश करो कि आपका जो ये साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स, इस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो अगर 1 में से 1 घटेगा भी फिर भी 1 आएगा, तो फिर भी ये जो चीज़ है तुम्हारा फंक्शन जो है ना, ये f डैश एक्स जो है वो 0 से बराबर ही आएगा, 0 के मतलब 0 छोटा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेरा f डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज हमारा जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होता है ना, और इसीलिए हमारा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा।
कोई दिक्कत है तो हम लोग फट से इसको लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा। तो बस यही छोटा सा क्वेश्चन था यार, sin x कभी भी 1 से बड़ा नहीं ना होगा। अब 1 में से कोई बड़ी चीज घटेगी तब नहीं ये चीज जाके निगेटिव होगा। तो sin x कभी भी घटेगा तो मैक्सिमम 1 तक घटेगा, उससे ज़्यादा तो घट नहीं सकता है। तो हर केस में मेरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीजिंग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यही था 37 नंबर क्वेश्चन। जिसका भी डाउट था जल्दी से इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट कि हाँ चलो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ था, बना सकते थे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए 37 नंबर नहीं था, ठीक है। फिर उसी टाइप से 34 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। तो जिसका भी क्वेश्चन था 34 नंबर एक बार ट्राई करना। अगर मेरे को नहीं बनता है तो 34 नंबर क्वेश्चन फिर मेरे को एक बार लिख के भेज दो कि सर 34 नंबर नहीं बना, आप बता दो, तो मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा, बिकॉज वो ईजी है। नहीं, चलो एक और क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान कर रहा था यार, 33 नंबर क्वेश्चन। अब पता नहीं 33 में क्या तुमको परेशान कर रहा है। आपका दिया हुआ है कि f ऑफ x जो है वो cos x है ना, f ऑफ x आपका cos x है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये समझना मेरी बात को, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कब होगा। तो मेरे भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर तो आपको माइनस साइन एक्स मिलेगा, है ना। और अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हम अगर कहें तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव जब उधर जाएगा तो साइन पलट जाएगा। यहाँ तक की तो बात आपको एकदम साफ सुथरी तरीके से क्लियर है। अब आ जाओ जरा मजेदार चीज देखते हैं, साइन एक्स नेगेटिव कब होता है, कब कब साइन एक्स नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स के नेगेटिव होने का मात्र 2 ही केस है, या तो x हमारा पाई से यानी कि 180 डिग्री से लेके 2 पाई के बीच हो। अगर x मेरा पाई से 2 पाई के बीच है तो उस कंडीशन में मेरा फंक्शन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। और अगर हम कहें कि मेरा x जो है वो 0 से पाई है तो इस केस में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। अब कोई पूछे कि आप ये बताइए कि 0 से 2 पाई के बीच में क्या होगा, तो भाई साहब 0 से 2 पाई में ये 0 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है, अब फिर पाई से 2 पाई तक डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से 2 पाई में हम कहेंगे कि ये तो नाइदर इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो यार आधे दूर तक ये इंक्रीज किया और फिर उसके बाद ये डिक्रीज किया, तो ये तो ना तो कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है और ना ही कंप्लीटली डिक्रीज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई 0 से 2 पाई में ये ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि भाई fx बराबर cos 3x है, प्रूफ करो कि 0 से पाई में डिक्रीजिंग है, तो मैंने प्रूफ कर दिया 0 से पाई में डिक्रीजिंग है। फिर बोल रहा था कि पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग है, वो भी मैंने प्रूफ कर दिया। और आखिरी पूछ रहा था कि 0 से 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सही बात है, अगर कोई चीज आधा दूर तक इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे तो वो पूरे सिनेरियो में वो ना तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है और ना ही कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, एंड दैट्स व्हाई ऐसे केस में हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो बस ये दिमाग लगाना था, इस वजह से पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं बना पा रहे थे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप ये वाली चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। जिसकी भी क्वेश्चन थी 33 नंबर, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लो। देखो यार मेरे को डाउट ये वाला, मतलब इतना बेकार क्वेश्चन तुम लोग डाउट लेके आए हो। अब 32 नंबर ही क्वेश्चन देख लो, पता नहीं क्या कैसा क्या सोच के डाउट दिए हो, ठीक है। आसानी से हो सकता था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ज़्यादा डाउट नहीं लिया है आज। ज़्यादा डाउट लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि सब बेकार डाउट है। बताओ इसके बारे में तुमको पता लगाना है कि ये कब इंक्रीजिंग है। मेरे भाई अगर आपको इसके बारे में पता लगाना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो ना। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 हो जाएगा। बोलो अगर देखो तो ऐसा हो जाएगा। अब तुम्हें पता लगाना है कि ये कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को 0 से बड़ा करो। देखो x क्या आता है, अब आप देखेंगे कि 12 हो जाएगा। अगर ये 12 हो जाएगा तो 6 लाना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर आएगी। बी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36 माइनस 48 यानी माइनस 12, यानी डिस्क्रिमिनेंट मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव है ना।
और उसके साथ साथ जो मुखड़ा है इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है। तो हम बताए हैं ना तुम लोगों को कितनी बार बताए हैं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर चला जाता है। यानी ये पूरी की पूरी चीज कोई भी एक्स ले लो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर 3x² - 6x + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दैट्स वाई ये पूरी की पूरी रियल नंबर में इंक्रीजिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया। अब तुमसे क्यों नहीं बना, बिकॉज ये जो मार्वलस कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने वेविक कर्व मेथड में भी बताया था, क्लास 11th में भी बताया था, जब हम डोमेन रेंज पढ़ रहे थे तो रूट अंडर समथिंग क्वाड्रेटिक था, तो उस कॉन्सेप्ट में भी बताया था मैंने। तो याद रखोगे तब ना चीज़ें बनेंगी। अभी तो वो सब सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। मैं बार बार बोलता हूँ बाबू कि आप ईमानदारी से पढ़िए, है ना, ईमानदारी से पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुश्किलें होंगी, आएंगी मुश्किलें। ठीक है, तो चलो अब 32 नंबर तो हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका भी क्वेश्चन था उतार लो। अगर दिक्कत है, देखो डाउट है तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट समझा रहा हूँ, अगर दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके पूछ लो बाबू कि क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, बीच बीच में मत रख लेना। तो भाई 32 भी हो गए। 31 नंबर क्वेश्चन देखो यार, 31 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दो ठो है। तो क्वेश्चन है कि log f(x) जो है वो log cos x है। अब आपको प्रूफ करना है कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग। तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, आप क्या करोगे, देखो f' कर लोगे ना तो हो जाएगा 1/cos x, और cos x का हो जाएगा -sin x, तो अल्टीमेटली आएगा -tan x। अब आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -tan x 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी सिंपल सा बात है कि tan x 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब तुम बताओ tan x नेगेटिव कब कब होता है। अगर मैं पूछूं कि tan x नेगेटिव कब, तो तुम फट से बोलोगे सर tan x नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मेरा x जो है वो 90 से लेके पाई के बीच है, या फिर मेरा x जो है वो क्या कहा जा सकता है बताओ, 3π/2 से लेके 2π के बीच है, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है -90 से 0 के बीच। मेरे भाई ये जो क्वाड्रेंट तुम देख रहे हो, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट तुम देख रहे हो 3π/2 से लेके 2π, इसको -90 से लेके 0 भी तो कहा जाता है। तो भाई साहब क्या इसके अंदर नहीं होगा, वो एकदम होगा। तो लो प्रूफ हो गया भाई। ये जो क्वाड्रेंट है इसको अगर इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करोगे तो ये वाला -90 डिग्री होगा। तो -90 डिग्री से 0 कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ना गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग हो गया। ऐसे भी देखो दिख रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर इसके डिक्रीजिंग की बात की जाए तो ये 0 से π/2 में डिक्रीजिंग होगा। सही बात है, एकदम सही बात है, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन नेगेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए f' नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब है -tan x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, यानी कि tan x की वैल्यू पॉजिटिव। बताओ tan x कब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से π/2 में। ठीक, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, बच्चे पूछे इस, लेकिन उसमें कॉस की जगह से साइन लगाया हुआ है। विच क्वेश्चन इज दैट एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे साइन लगा के क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का था। तो इस दोनों को उतार लो। तुम लोग को बस प्रॉब्लम आई ट्रिग्नोमेट्री में मेरे हिसाब से, बाकी आसान है। ठीक है, तो सर 31 नंबर भी वही है। एक और क्वेश्चन है जो बच्चों को काफी परेशान किया होगा, 29 नंबर क्वेश्चन। यहां क्या है, लिखा है f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब 0 से 1 के बीच आपको प्रूफ करना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में 0 से 1 के बीच आपको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा। मेरे भाई ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ही पूछा है ना, इंक्रीजिंग पूछा है, तो आप क्या करोगे बताओ, आप f' करोगे, है ना, मान लो बेसिकली f' करने की कोशिश करोगे। तो क्यों करोगे f'? कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको f' करने की। तुम ये सोचो, ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर x आपका 0 से 1 के बीच है, ठीक है ना, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा 0 आएगा। तो ये तो फिक्स है, जब तक मेरा x और 0 से 1 के बीच है कि ये 0 होने वाला है। ठीक है, ये 0 होने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 ही होगा जब तक ऐसा केस है।
अब हम क्या कर रहे हैं कि हम x में से उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को घटा दे रहे हैं, तो हम जो डाले हमको तो वही मिला ना यार, मेरा fx तो वही मिला। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करके कह सकते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये तो 0 है, काम ही हटा दो, x की वैल्यू 1 मिलेगी। ये डिफरेंशिएशन किससे बड़ी आई बताओ? 0 से बड़ी आई। तो अगर ये डिफरेंशिएशन 0 से बड़ी आई, किसके बीच? 0 से 1 के बीच, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से बड़ा आया। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है? तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको दिक्कत आ रही होगी डिफरेंशिएशन करने में, तो डिफरेंशिएशन इस हिसाब से किया जा सकता है, ये कंडीशन डाल के ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये 29 नंबर है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए यार, लेकिन चलो क्या करोगे, हो जाता है। जिनके भी डाउट हैं फटाफट उतार लो, बहुत देखो फालतू का समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये सब डाउट होने ही नहीं चाहिए, इतने बेकार बेकार क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट आओ, एक और क्वेश्चन आप लोगों ने लिया है 28 नंबर क्वेश्चन, देख रहे हो 27, 28, 29 ऐसे डाउट हुआ है। y इज इक्वल टू 10 पे पावर x, आई मीन f ऑफ x इज इक्वल टू 10 पे पावर x, ये क्वेश्चन है आपका डाउट। अब आप बताओ भाई, इसको इंक्रीजिंग पता लगाना है, डिफरेंशिएट करोगे 10 पे पावर x ln 10 आएगा। ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ना यार, ln 10 0 से बड़ा है, तुम्हारा 10 पे पावर कुछ भी ले लो ये 0 से बड़ा आएगा, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसमें सोचना क्या है हमको, ये बताओ। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि भाई साहब इसको प्रूफ करो कि ये सारे वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा, तो हो गया ना, क्या दिक्कत है? हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका डिफरेंशिएशन, कभी निगेटिव आना ही नहीं है। फिर 28 के बाद इसी तरह एक 27 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी तुम लोग को प्रॉब्लम है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 2 e पर पावर माइनस x, ठीक है ना, और कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कर डालो भाई साहब। तो हमने क्या किया, चलो यार x प्लस 2 निकाले, e पर पावर माइनस x का किए, माइनस यहाँ पे लग गया, प्लस का साइन दिए, माइनस x निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ा। e पर पावर x ले लिए कॉमन माइनस में, तो माइनस x माइनस 2 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पर पावर x। अब हमको ये 0 से बड़ा चाहिए डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो एक्सपोनेंशियल तो हमेशा 0 से बड़ा है, ये तो हमेशा 0 से बड़ा है, यानी अब हमको चाहिए माइनस x प्लस 1 0 से बड़ा। तो x प्लस 1 हमको 0 से छोटा है, यानी x हमको छोटा चाहिए माइनस 1 से, यानी अगर मेरा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक है तो इंक्रीजिंग है, और अगर मेरा 1 से लेके आई मीन माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है, बन गया क्वेश्चन ये 27 नंबर। अब बताओ मेरे को प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन देखते चले जाओगे तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हारा 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 19, 18, 17, 16 सब एक ही तरीके के हैं। 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, सब एक तरीके के क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफरेंट या कुछ भी अलग नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में भले थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमको दिखा है, एग्जाम्पल्स में बच्चों ने कुछ ठीक क्वेश्चन पूछे हैं कि हाँ सर इन क्वेश्चंस को बता दो थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया है मेरे पास 27 नंबर क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल में मेरे पास आया है, ठीक। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं तुमको कितना मतलब नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा 27 नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है ना, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार। देखो एग्जाम्पल का 27 नंबर क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पे तुम कुछ सीखोगे, अच्छा क्वेश्चन। और ध्यान से देखो क्या कैसे प्रूफ करना है। कह रहा है भाई कि प्रूव दैट द फंक्शन, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं काफी अच्छे से समझ में आएगा फिर। प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू tan x माइनस 4x, tan x माइनस 4x इज strictly decreasing, is strictly decreasing on माइनस पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 3 पे, ठीक है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि tan x माइनस 4x जो है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यानी घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, f ऑफ x को क्या लिख दोगे, लिख दोगे tan x माइनस 4x, ठीक है ना। अब जहां तक बात है इसको डिफरेंशिएट करने का, तो डिफरेंशिएट करो, f डैश x करो, बताओ tan x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 4 आ जाएगी, ठीक है ना।
अब बात आती है कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा वर्कआउट करना चाहते हैं। क्या वर्कआउट है, समझना मेरी बात को। हम इसको लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2 एंड सेक एक्स प्लस 2। और इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 कॉस एक्स एंड देन 1 प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है अलग टाइप का, नहीं ऐसा लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं कि अब इसके बारे में पता लगाना है कि ये कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग। तो हमको तो चाहिए ना कि एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा हो। तो कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल देखना, हम लेट कर लेंगे कि मेरा जो कॉस एक्स है वो कोई नंबर है p। ठीक, जैसे ही मानोगे तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो हो जाएगा 1 माइनस 2p, उसके बाद 1 प्लस 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। अब यहां पे हम वेवी कर्व लगा सकते हैं। जब हम यहां वेवी कर्व लगाने आएंगे, एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा करेंगे, तो इसको लिख दो 1/2 माइनस पी एंड 1/2 प्लस पी, बिकॉज 2 यहां से भी कॉमन ले लोगे, देखो समझो, तो 1/2 हो जाएगा ना, और 2 यहां से भी कॉमन ले लोगे, और नीचे का खैर पी स्क्वायर जो है उसको रहने दो, ये 0 से बड़ा, तो ये पी स्क्वायर हटाई दो, सीधा सीधा इसको 0 से बड़ा करो, बिकॉज पी तो हमेशा 0 से, कुछ भी पी ले लो ये 0 से बड़ा ही होगा, तो ऊपर वाला ही नौटंकी करेगा, बस ऐसे लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं p प्लस 1/2, इस वाले को, इसको लिख देते हैं p माइनस 1/2, तो ये 0 से बड़ा के बजाय निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई हमको इसको सॉल्व आउट करना है, वेवी कब लगा लेना है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे लगाओ माइनस 1/2 और यहाँ पे लगाओ 1/2, तो इधर प्लस और इधर माइनस और इधर प्लस। हमें जो चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए बताओ, हमें नेगेटिव चाहिए ना। तो नेगेटिव हमारा किस फील्ड में आ रहा है बताओ, माइनस हाफ से हाफ के बीच में। यानी अगर मेरा p जो है वो माइनस हाफ से हाफ के बीच है, इसका मतलब मेरा cos x कहाँ से कहाँ के बीच है। मतलब अगर देखें p की जगह cos x ही रखोगे ना, तो माइनस हाफ से लेके cos x भी हाफ के बीच हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से, क्योंकि तुमने p किसको माना है, cos x को ना, तो आपका cos x भी माइनस हाफ से हाफ के बीच हो जाएगा। अब तुम सोचो कि माइनस हाफ से हाफ के बीच में cos x आपका आ जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी। अगर ये माइनस हाफ से हाफ के बीच है तो x की वैल्यू क्या रही होगी, ये पता लगा लेना है। ठीक, तो बस सिंपल सा यहां से जब निकालोगे तो तुमको x की वैल्यू कहां से कहां मिल जाएगी, तो आपको मिल जाएगी कि x की वैल्यू होगी -π/3 से लेके π/3, यानी इसी वैल्यू में जाके मेरा फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना, चलो फटाक से इसको उतार लो, फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलो हो गया ना, बस यही काम करना था आपको, मिटा दे इसको। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आता है, लेकिन चलो हो सकता है यार, ऐसा कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से हो सकता है ना। फिर एक 30 नंबर क्वेश्चन ने बच्चों को काफी परेशान करके रखा है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर एग्जाम्पल में लिखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो cos 3x है, और बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रूफ करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, तो बोल रहा है कि 0 से π/2 में कौन डिक्रीजिंग है, x जो है अगर 0 से π/2 है तो क्या ये डिक्रीजिंग है। आओ चेक करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए मेरे भाई साहब। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा -3 sin 3x। आपका जो x है वो हमको 0 से π/2 ही लेना है, तो अगर हम 3x की बात करें तो ये 0 से लेके 3π/2 हो जाएगा ना। अब समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हमको इंक्रीजिंग करना है तो एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। तो आओ, यानी -3 sin 3x 0 से बड़ा, इसका मतलब है sin 3x 0 से छोटा। तो भाई साहब ये थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, यानी आई है। अच्छा, अगर हम कहें कि हमको डिक्रीजिंग निकालो यानी 0 छोटा करो,
तो -3 sin 3x 0 छोटा करोगे तो आपका sin 3x 0 से बड़ा हो जाएगा ना। तो इस दोनों में हमारा फंक्शन d है यानी डिक्रीजिंग है। तो यार 0 से लेके 3π/2 तक इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं कह सकते हो। इसीलिए cos 3x इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ni और nd है। ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सा था बात, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। फिर क्वेश्चन में पहले से दे दिया है ना कि आपको 0 से π/2 ही लेना है, तो जब पहले से दिया हुआ है तो हम x को 0 से π/2 मान लेंगे। लेकिन यहां पे तो x नहीं जा रहा है, यहां पे 3x जा रहा है, तो इस x को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये एंगल मिलेगा। तो इस सिनेरियो में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। तो कुछ दूर तक डिक्रीजिंग, कुछ दूर तक इंक्रीजिंग, तो क्या ये डिक्रीजिंग कहलाएगा? नहीं। क्या ये इंक्रीजिंग कहलाएगा? नहीं। तो क्या कहलाएगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को काफी परेशान किया था, लेकिन ठीक क्वेश्चन था, उतना बुरा नहीं था। फिर एक क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 32 नंबर भी तुम लोग का सेम टाइप का क्वेश्चन है बाबू, चाहो तो तुम लोग बना सकते हो 32 नंबर क्वेश्चन, है ना। एग्जाम्पल 32 बना लेना यार, खुद है, इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 32 आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपका अच्छा, मोनोटोनिक प्रूफ करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम है मेरे भाई। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ लो, ये जो शब्द है ना मोनोटोनिक, ये सिर्फ मतलब परेशान करने के लिए है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया है मेरे पास 36 नंबर, जिसमें समथिंग मोनोटोनिक कहने को कह रहा है। ठीक है, तो भाई साहब समझो, पहले मैं मोनोटोनिक का मतलब तुम लोगों को समझा दूं कि मोनोटोनिक क्या होता है ना, ताकि तुम लोग समझ जाओ कि हाँ भाई, बाकी सब फिर फोन अपने आप पे खुदे बन जाएगा कि क्या दिक्कत है, मोनोटोनिक क्या चीज़ है और नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं। देखो, मोनोटोनिक का मतलब होता है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कहीं डिक्रीज ना करे, समझना। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कुछ दूर ये इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, डिक्रीज नहीं किया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको कहा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब भाई इंक्रीज किया और सिर्फ कांस्टेंट रह गया, नहीं। लेकिन मोनोटोनिक का मतलब होता है कि लगातार वो इंक्रीज करता चला जाए। तो दोनों का केस ही सेम ही होता है, मोनोटोनिक कहो या फिर ऐसे जाके इंक्रीज करके तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए, वो कहो, दोनों बातें सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो मोनोटोनिक का भी मतलब इंक्रीजिंग प्रूफ करना ही होता है। उसको देख के दिमाग मत लगाओ कि सर ये मोनोटोनिक क्या है, कैसे है। ठीक, तो आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें जरा एग्जाम्पल का, तो थोड़ा सा तुमको क्लियर भी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 36 है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि शो करना है, आपके पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, 36 नंबर क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू √3 sin x माइनस cos x, √3 sin x माइनस cos x, और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों -2ax प्लस b, -2x प्लस b। ये डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूफ करना है। ले भाई कर लो, डिफरेंशिएट करो, बताओ डिफरेंशिएट करोगे, √3 cos x ये बदल जाएगा प्लस sin x ये बदल जाएगा -2a में। भाई b तो काम तमाम हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ 2 लगाओ और यहाँ भी 2 लगाओ, और अपने मन से, माने बेसिकली ये 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 2 लग जाएगा, होगा ना। तो भाई साहब हमारा 2 बाहर निकले हुए हैं, ध्यान से देखेंगे अगर तो, है ना। और ये जो चीज़ हमको दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी सुंदर सी चीज़ है। क्या है, यहाँ लिख दो साइन √3/2 है यानी 60 डिग्री, यहाँ लिख दो cos x, यहाँ पे लिख दो cos 60 डिग्री, और यहाँ लिख दो sin x, -a का a रहने दो, तो हो गया यहाँ पे 2 टाइम, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, sin x प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा a। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया sin x प्लस 60 डिग्री -2a। ये मेरा फंक्शन हो गया, आई मीन डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है क्वेश्चन में, कि ये डिक्रीजिंग कहाँ होने वाला है। तो एक बात समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो a है ना, ये हमेशा 1 से बड़ा या बराबर है। तो अगर a 1 से बड़ा या बराबर है तो हम 2a को क्या कहेंगे कि ये हमेशा 2 से बड़ा है ना। तो अब सोचो कि हमारे पास एक फंक्शन है जहां पे लिखा है sin x प्लस 60,
और उसमें से हम 2a घटा रहे हैं। 2a घटाने का मतलब ऐसी चीज घटा रहे हैं जो 2 से बड़ी या बराबर है। भाई साहब साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ना मैक्सिमम 1 आता है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन x प्लस जो 60 है ये बहुत ज्यादा जो होगा वो -1 से 1 के बीच ही होगा। अब इसमें से तुम 2 घटा दो, मतलब 2 से बड़ी कोई चीज घटा दो, तो ये भाई साहब -3 हो जाएगा और यहाँ पे चला आएगा x प्लस 60 -2a, ये लगभग तुम्हारा घटेगा तो 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब बताओ ये जो चीज है ये हमेशा नेगेटिव में आएगी ना। देखो साइन x प्लस 60 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और 1 के बराबर। साइन x प्लस 60 तो 1 होता है ना जी, तो साइन x प्लस 60 बहुत पहुंचेगा तो 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। और 2a का जो वैल्यू है वो कम से कम 2 है, 2a का कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि a जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2a 2 से बड़ा होगा, तो 2a की वैल्यू कम से कम 2 है। अब 1 में से साइन के मैक्सिमम वैल्यू में से कम 2 घट रहा है, यानी f डैश x तो आपका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कोई भी x ले लो, f डैश x आपका नेगेटिव आने वाला है। और अगर आपका f डैश x नेगेटिव आएगा तो ये वाली फंक्शन आपकी हर वैल्यू के लिए क्या होगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, बिकॉज आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है ना, तो बस यही क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट लगाना मेन था इसके अंदर। तो ये है मोनोटोनिक यार, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप आराम से फिर इसको बना सकते हो, फिर बाकी सब क्वेश्चन वैसा ही है। तो एक बार तुम लोग फिर ट्राई करो, है ना, एक बार ट्राई करिए बाकी के क्वेश्चंस को, और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम फंसता है तो फिर हम लोग फिर से भेजना, मैं अलग से फिर एक, या तो आपको खुद को पकड़ दो, 4 गिन के मैं बताता हूँ, 5 बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम भेजा है, बहुत बेकार लगा इस बात का। तो तुम लोग टेस्ट दियो, मुझे इतना ओवरवेलमिंग खुशी हुई, 64 लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, 64 रिस्पॉन्सेज मेरे थे उसमें, 64 रिस्पॉन्सेज, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स है। ठीक, अब सोचो कि कितना अच्छा लगा कि चलो यार 64 बच्चे पढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन जब तुम्हें डाउट पूछने की बारी आई, मात्र 5 बच्चों ने डाउट पूछा। यार इतना भी नहीं तुम लोग तेज हो कि मुझे पता है तुम लोग कैसे हो, तो इतना भी नहीं है कि तुम लोग को डाउट ही नहीं हुआ, लेकिन भाई नहीं पूछ रहे इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे, तो गलत फहमी में मत रहिए, पढ़ाई करिए। ठीक है ना, गलत हो जाएगा फिर तो बड़ा बेकार सा चीज़ है। तो मैं 5 ही बच्चों को ना बता दूं जो फालतू का, जो आज का क्लास तो एक तरीके से देखो तो हमको तो मज़ा नहीं आया, सही बता रहे हैं, हमको क्लास लेने में आज का मज़ा नहीं आया, बिकॉज सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस थे और 2-4 बच्चों के लिए मुझे ये क्लास बनाना पड़ गया, बाकी तो मैं उनको व्हाट्सएप पे ही बता देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगर फिर से एक बार ट्राई करके देखो दिक्कत है तो आप एक बार फिर से मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम वहाँ पे आपको बता देंगे। अगर सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा, सीरियस मतलब टफ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो, और टफ होंगे तो मैं इंक्लूड कर लूँगा क्लास के बाद के डाउट क्लास में। ठीक है, और जो कल 8 बजे आपका लेक्चर आने वाला है, एग्जैक्टली कल जो 8 बजे लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है ना बच्चों, और टेंजेंट एंड नॉर्मल को काफी बेहतर देखो, अब हमारा कैलकुलस का डिफरेंशियल पोर्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होने में टाइम नहीं है, टेंजेंट एंड नॉर्मल 3 क्लास, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 3 लेक्चर लगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी 3 लेक्चर लगेगा, बिकॉज लंबी लेक्चर होगी तो 3 लेक्चर में हो जाएगा। फिर एरर अप्रोक्सीमेशन आपका बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे तो 2 लेक्चर उस पर रख लो, तो 3 लेक्चर इस पे, 2 लेक्चर इस पे। ठीक है ना, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका हो चुका है, dy/ds रेट मेजर आपका हो चुका है, HOD हो चुका है, और बच गया है मैक्सिमा मिनिमा। तो भाई उसके बाद रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताएंगे, उसमें भी रख लो, 2 दिन रख लो, एक दिन रॉल्स थ्योरम, एक दिन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो 3 2 5 2 7 दिन, और 3 से 4 दिन, 4 दिन रख लो मैक्सिमा मिनिमा पे 4 लेक्चर, तो अल्टीमेटली 10 लेक्चर। यानी कि अगर आज देखो, आज अगर 20 तारीख है तो इस मंथ यानी जुलाई में आपका डिफरेंशियल पोर्शन खत्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस, नॉट इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो हमारे मैथ्स में हमारा अलजेब्रा खत्म हो चुका है, हमारा ITF खत्म हो चुका है, हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया, तो काफ़ी अच्छी बातें हैं कि इतनी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। और अब हम बढ़ेंगे अगस्त से, 1 अगस्त से अगर हमारा क्लासेस खुल गया, मतलब हम लोग ऑफलाइन क्लास में आ गए, जो कि बहुत मुश्किल है, मेरे घर के जस्ट बगल में, इसलिए तो टेंशन ज़्यादा है, मेरे घर के जस्ट बगल में एक कोरोना पॉजिटिव है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ, पूरी तरह से एक्सपैंड हो चुका है कोरोना, और अभी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, तो अभी लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं और इधर उधर फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और इधर उधर मतलब बिना मास्क के उतने अच्छे से नहीं रह रहे हैं जितने अच्छे से रहना चाहिए, जो कि बुरी बात है। तो और चीज़ें एक्सपैंड कर रही है, अब धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, नहीं ये काफ़ी मतलब मुश्किल है। और तुम बिहार के हॉस्पिटल्स का हाल तो जानते ही हो, स्थिति इतनी बुरी है बिहार के हॉस्पिटल्स की कि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका प्रॉपर चेकिंग भी नहीं होगा। बाकी
आइसोलेशन वार्ड अलॉट करना तो एक अलग चीज़ हो गया, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीट भी नहीं किया जाएगा वहाँ पे, आपका कोई चेकअप भी बढ़िया से नहीं होगा, बस ऐसे ही खाली खाना पूर्ति हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है। नाम लिख लेंगे और तुम्हारा चेकअप हो गया, जाओ ऐसे ही मरो, बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो तुम्हारी मर्जी। तो ये वाली सीन है, इससे अच्छा है कि भाई घर में रहो, दुबक के रहो। तो 1 अगस्त से हमारा इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा और उसके पहले तक हम लोग अपना डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो इस मंथ में डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा और 1 अगस्त से इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की अगर बात की जाए तो अब देखो आज थोड़ा सा समय बच गया है तो हम लोग इसी सब चीज़ों पर बात कर लेते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में अगर हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर इंटीग्रल कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर उसके अंदर आते हैं। इनडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर आपके इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं। और इन चारों चैप्टर को ले लो तो पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, अगस्त और सितंबर, ये चारों ही मतलब ये दोनों 2 महीने अगर कंटिन्यूअस क्लास होता है ना 1-1 घंटे के, तो सितंबर तक जाके आपका ये चारों चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस अपना सितंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिलेबस में बच जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। सुनो, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 से 6 लेक्चर का क्लास है, मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर का क्लास है। वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर 10 लेक्चर का क्लास है। 3D की बात करें तो 3D में जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर हैं तो वो 15 लेक्चर चला जाता है। तो 1 महीने में लीनियर प्रोग्रामिंग और वेक्टर 3D होगा, यानी अगस्त सितंबर तो तुम्हारा चला गया कैलकुलस में, अक्टूबर आपकी पूरी जाएगी इसमें, और नवंबर मंथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मान लो कि नवंबर में कंप्लीट नहीं हुआ, मान लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो फिर भी अगर मेरा सिलेबस खींचेगा, फिर भी अगर हम लोग अपने सिलेबस को खींच लेते हैं, 1 महीना और रख लेते हैं, दिसंबर, मान लो और खींचेगा मेरा सिलेबस 15 जनवरी, लेकिन इससे ज़्यादा हमारा सिलेबस जाने वाला नहीं है, तो मैक्सिमम हमारा सिलेबस 15 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं तुमको, मतलब मेरे हिसाब से तो नवंबर में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 45 दिन एक्स्ट्रा रख लो कि मान लो कि कुछ इधर उधर इंटरनेट प्रॉब्लम, फलाना ढेकाना, कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर भी अगर हम बहुत एक्सट्रीम मान एकदम कहते हैं ना कि एकदम हालत खराब हो जाएगी, तब जाके मेरा 15 जनवरी तक खत्म होगा। लेकिन हमारी सिलेबस अगर सिस्टमैटिक जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते रहें तो नवंबर में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। देखो बच्चे, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इस बार जो तुम रिजल्ट देखे हो, इतने बच्चों का 95 भर दिया, 95 लोगों ने, क्यों भरा है पता है? क्योंकि सिलेबस पहले खत्म हुई थी, और खत्म होने के बाद जो रिवीजन बच्चे करते हैं ना, वो काफ़ी बेहतर होता है। तो जरूरी है कि आप रिवीजन करिए और कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए। एक और चीज़ मैं तुम लोग को कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्यों कह रहा हूँ समझो, क्योंकि देखो यार, मैंने भी बहुत बार वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं अपने पढ़ाई के लिए, खुद के पढ़ाई के लिए, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स नहीं होती हैं। कितना भी इंटरेस्टिंग हो, बट 15-20 मिनट लगातार देखने के बाद आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता ही है, और आप 1-1 घंटे के लेक्चर को ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, भाई साहब हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी कर रहे हो, जो बायोलॉजी है वो उनको बायोलॉजी में भी करना पड़ता होगा, और उसके बाद फिर उससे नोट्स बनाना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर डाउट पूछना, हर एक चीज़ें ऐसे मैनेज करना। हम लोग के लिए जितना टफ टास्क है उतना ही टफ टास्क आपके लिए भी है, उससे शायद ज़्यादा ही टफ टास्क है, क्योंकि हमें तो पढ़ा देना है, आपको पढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू वेरी मच कि तुम लोग इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, और मैं चाहूँगा कि इसी डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते रहिए, और जब हम लोग अच्छा मार्क्स लेके आएंगे तो शायद ये सारी मेहनत और ये सारा एनर्जी वहीं पे निकलेगा, और वहीं पे फिर हम लोग के अंदर एक अलग इंथुजियाज़म भर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहो, सेफ रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।